नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन हो चुका है। दोनों देश जो है वो युद्ध विराम पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो अरब देशों को लगा है। अब ये झटका इसलिए लगा है क्योंकि दोनों देश जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपना दबाव में ईरान को झुकाया और साइन करवा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ना ये वॉर हारा है और ना ये वॉर जीता है, ये खाड़ी देशों को पता है। खाड़ी देशों को चिंता इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि अब ईरान जो है हो सकता है कि अब वो और पावरफुल होकर के उभरेगा। ये इसलिए इनके मन में डर सता रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के वॉर में जिस तरह से अमेरिका ईरान के सामने नतमस्तक हुआ है, इनका डर लाजमी है। आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि इस वॉर में खाड़ी देशों को क्या क्या डर का सामना करना पड़ सकता है, ईरान कितना पावरफुल हो सकता है। आपको पता होगा कि 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच वॉर स्टार्ट होता है। इस वॉर में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का मौत हो जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के साथ साथ टॉप लीडर्स का भी मौत हो जाता है। ईरान सब कुछ खो देता है इस वॉर में, लेकिन फिर भी डटे रहा और ये वॉर 40 दिन तक चला और ईरान जो है अमेरिका को अपने सामने झुका दिया। ये आपको मानना पड़ेगा। कैसे झुकाया पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, जरूर शेयर कीजिएगा, इससे हमें भी मेहनताना मिलेगा। आज तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो पीस डील हुआ है, इससे अरब देशों को क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर साइन होने से मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन कुछ समय के लिए कम हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में है और इसके आखिरी नतीजों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आखिरी नतीजों तक ईरान और अमेरिका शांति से समझौता कर ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी एक जरूरी सवाल सामने आ रहा है और यह वह सवाल है कि पूरे झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ। इस मामले पर अलग अलग राय है। फारस की खाड़ी के अरब देशों को यह आशंका है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत से तेहरान को बहुत ज्यादा छूट मिल सकती है, जिससे इलाके में ईरान का रसूख जो है वो और बढ़ जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी साफ रोक का जिक्र नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसने खाड़ी देशों के लिए और चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ये वही मिसाइलें हैं जो हाल के झगड़े के दौरान खाड़ी देशों पर दागी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करने को अपनी मुख्य लक्ष्यों में से एक बताती रही। पेरिस दौरे के दौरान ट्रंप ने अपने रुख में थोड़ा नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर दूसरे देश के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता, ईरान भी रख सकता है। मतलब ईरान के तरफ इनका थोड़ा नजरिया जो है बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के थोड़ा नरम दिखा। किंग्स कॉलेज लंदन में सिक्योरिटी स्टडीज के प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अभी भी अरब देशों के लिए गंभीर सिक्योरिटीज और चुनौती बना हुआ है। उनका कहना है कि इन देशों की लीडरशिप इस बात से वाकिफ है कि ईरान की मिसाइल स्टॉक को पूरी तरह खत्म करने की मांग एक कामयाब समझौते में रुकावट हो सकती है। एंड्रियास क्रेक बताते हैं कि खाड़ी देशों को अब क्या करना चाहिए। उनके मुताबिक खाड़ी देशों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विस्तार करना चाहिए और इंटरसेप्टर मिसाइलें बनानी चाहिए। उनके इसके अलावा क्रेक के मुताबिक खाड़ी देशों को भविष्य में सीधे टकराव से बचना चाहिए, तेहरान के साथ संपर्क बनाना चाहिए और रिश्ता मजबूत करना चाहिए। इस बात के बावजूद कि इस युद्ध के दौरान खाड़ी के अरब देशों को काफी नुकसान हुआ और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों भी सामने आई, एंड्रियास क्रेग उन्हें इस लड़ाई के मुख्य रूप से हारने वाला नहीं मानते।
उनके मुताबिक स्ट्रेटेजिक नजरिए से इजराइल सबसे बड़ा हारने वाला देश लगता है। उसने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ खर्च किया है। इजराइल ने वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन में अपनी साख को नुकसान पहुंचाया है और इस सोच को मजबूत किया है कि वह अपनी सिक्योरिटीज स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका को इस इलाके में महंगे तनाव की ओर धकेल रहा है। एंड्रियास क्रेग के मुताबिक इसके उलट खाड़ी के देश धीरे धीरे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की मांगों को लेकर मान रहे हैं। उनके इनमें जिम्मेदारियों को शेयर करना, अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना, तनाव कम करना और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना शामिल है। उनका कहना है कि ये देश एनर्जी सप्लाई पक्का करने से लेकर रीजनल संकटों में बीच बचाव करने की भूमिका निभाने तक कई तरह से अमेरिका के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फायदा है। दूसरी तरफ वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्चर और लेक्चरर हसन मना इस स्थिति को एक अलग एंगल से देखते हैं। उनका कहना है कि खाड़ी के देश इस संकट से फायदा उठाने वालों में से एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लंबे युद्ध की स्थिति में उन्हें बहुत भारी नुकसान और चुनौती का सामना करना पड़ सकता था। उनका मानना है कि युद्ध के दौरान खाड़ी देशों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन नहीं हुए होते तो लड़ाई जारी रहती और इस क्षेत्र को ऐसा नुकसान का सामना करना पड़ता जिसका भरपाई करना मुमकिन नहीं होता। उनके अनुसार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, उसके प्रॉक्सी, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे सेंसिटिव मुद्दे अभी भी खाड़ी के देशों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन वह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो इन देशों पर न केवल दबाव बढ़ेगा बल्कि उनके अस्तित्व को भी खतरा पहुंचेगा। हाल के सालों में खाड़ी के देशों ने अपनी इकोनॉमी में विविधता लाने के लिए बड़े प्लान शुरू किए, जिसके तहत टूरिज्म और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक चलने वाले या बढ़ते युद्ध का असर इन सभी कोशिशों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता था। अब कहानी यह है कि खाड़ी देश युद्ध के बाद शांति की कीमत भी चुकाएंगे, और अगर चुकाएंगे तो अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बिलियन डॉलर का एक बड़ा फंड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। उम्मीद है कि खाड़ी देश इस फंड के लिए मुख्य फाइनेंशियल रिसोर्स देंगे। दूसरी ओर ईरान भी इस इलाके के उन देशों के मुआवजे की मांग कर चुका है जिन्होंने उसके खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया या मिलिट्री बेस के रूप में मदद की। दूसरी ओर कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों ने भी मांग की है कि ईरान अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करे। इस तरह एक मुश्किल स्थिति बन रही है जिसमें खाड़ी देशों को न केवल युद्ध की कीमत चुकानी पड़ सकती है बल्कि शांति की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी तक खाड़ी देशों को हुए कुल नुकसान के बारे में कोई ऑफिशियली डेटा जारी नहीं किया गया है। हसन मुनीमना कहते हैं कि जल्दी का मतलब या तो नुकसान होता है या तो फायदा होता है। उनके मुताबिक खाड़ी देश अभी फायदा उठाने के बजाय संभावित नुकसान को कम करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके मुताबिक ये वॉर अगर और अधिक चलता तो खाड़ी देशों को और ज्यादा नुकसान होता। जल्दी से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन हो गया तो इसका मतलब यह है कि खाड़ी देश जो है वो नुकसान से बच गए। प्रस्तावित 300 बिलियन डॉलर के फंड को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। वह बताते हैं कि अगर खाड़ी देश इस फंड में योगदान देते हैं तो यह ईरान के लिए मदद नहीं होगी बल्कि निवेश का रूप लेगी। उनके मुताबिक इस तरह की पार्टनरशिप साझा आर्थिक हितों के जरिए ईरान के दबदबे वाले प्लान को सीमित करने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर एंड्रियास क्रेग का कहना है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रस्तावित फंड से राजनीतिक बहस छिड़ सकती है, क्योंकि इससे यह प्रभाव जा सकता है कि खाड़ी देशों पर सबसे पहले हमला हुआ था और अब उनसे रिकंस्ट्रक्शन का खर्च उठाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन उनके मुताबिक तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है। उनके मुताबिक खाड़ी देश ईरान की कभी भी साफ छूट नहीं देंगे और कोई भी रिकंस्ट्रक्शन पैकेज सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से शर्तों के साथ और कॉमर्शियल आधार पर ही लागू किया जाएगा। साथ ही आर्थिक एक दूसरे पर निर्भरता इन देशों को ईरान के व्यवहार पर असर डालने का एक नया जरिया भी
दे सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का उपयोग बातचीत के दौरान दबाव के प्रभावी स्रोत के रूप में करता रहा है। यह स्थिति खाड़ी देशों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि उनका प्रमुख तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर होता है। सऊदी अरब पाइपलाइनों और लाल सागर तक पहुंच के माध्यम से कुछ हद तक हॉर्मुज स्ट्रेट के संभावित बंद होने या रुकावट के जोखिम को खुद को बचा सकता है, लेकिन यूएई के पास फुजैरा के माध्यम से भी सीमित विकल्प है। लेकिन कतर और कुवैत अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि उनके पास बहुत सीमित वैकल्पिक निर्यात मार्ग है। एंड्रियास क्रेग के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट किसी भी संभावित समझौते का सबसे संवेदनशील और जटिल बिंदु रहेगा। उन्होंने कहा, ईरान को समुद्री परिवहन प्रणाली या सुरक्षा में भूमिका देना जोखिम से खाली नहीं है, खासकर अगर यह अनौपचारिक शुल्क या पर संप्रभुता के दावे पर का रूप लेता है तो। फिर भी खाड़ी देशों के लिए यह जरूरी है कि यह जलमार्ग खुला रहे और सुरक्षित रहे, इसलिए वे ईरान द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क का सार्वजनिक रूप से विरोध करने की संभावना रखते हैं, लेकिन व्यवहार में एक सीमित और स्पष्ट शुल्क स्वीकार करते हैं, बशर्ते यह कानूनी ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और खदान निकासी, समुद्री सुरक्षा या शिपिंग सिस्टम जैसी विशिष्ट सेवाओं के अधीन हो। वह आगे कहते हैं कि यह स्थिति इस तथ्य को दर्शाती है कि खाड़ी देशों को भूगोल को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा वह है, न कि उस तरह जैसा वे इसे देखना चाहते हैं। दूसरी ओर हसन मुनीमना कहते हैं कि ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस संबंध में ओमान के साथ उसकी अनौपचारिक साझेदारी है और मस्कट व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह इस मामले में खाड़ी देशों के सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते ईरान और ओमान ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग के फ्यूचर मैनेजमेंट और पॉसिबल टोल पर एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मस्कट ने घोषणा की कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में एक टेम्पररी कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित तरीके से गुजर सके। इस कदम का मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र के कानून के तहत बिना फीस के नेविगेशन की स्वतंत्रता पक्का करना है। हालांकि यह मुद्दा हाल के दिनों में फिर से तनाव की वजह बन सकता है। ओमान के पास एक कॉमर्शियल जहाज पर हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट में अपनी भूमिका दोहराई और गल्फ देशों को चेतावनी दी कि वे इस झगड़े में अमेरिका का साथ ना दें। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की भूमिका को नजरअंदाज किए बिना हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग संभव नहीं है। यह स्टैंड ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देश नेविगेशन की फ्रीडम के अधिकार पर जोर दे रहे हैं और किसी भी तरह की फीस का विरोध कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने भी एक जहाज पर हमले के जवाब में ईरान के अंदर के ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझ बनी रहती है, तो इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से बनाने, जहां तक कि कुछ हद तक नॉर्मल करने का रास्ता बन सकता है। हालांकि इससे कई जरूरी सवाल उठते हैं। क्या खाड़ी देशों की सुरक्षा प्राथमिकताएं अभी भी अमेरिका का केंद्र बनी रहेंगी? और क्या ये देश ईरान के साथ आपसी भरोसे पर आधारित लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की उम्मीद कर सकते हैं? हसन मुनीमना के अनुसार इस लक्ष्य को पाने के लिए गंभीर कोशिशें, सिस्टमैटिक प्लानिंग और असरदार मध्यस्थता की जरूरत होगी। उनके अनुसार खाड़ी देशों के पास ऐसे रिसोर्स हैं जिनका इस्तेमाल वे हाल के नुकसानों से मिले अनुभव के आधार पर एक रीजनल सिस्टम बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है और उसके असर को बैलेंस करता है। हालांकि वह इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसा सिस्टम तुरंत नहीं बनाया जा सकता। उनकी राय में खाड़ी देशों, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के बीच एक ज्वाइंट सुरक्षा फ्रेमवर्क को पहले कदम के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल ऐसे प्लान को रोकने की कोशिश करेगा, जबकि अमेरिका, जिसे वह इन संभावित बदलावों में एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर देखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर का विरोध कर सकता है जिसमें अमेरिका की आखिरी राय न हो। दूसरी तरफ एंड्रियास क्रेग का कहना है कि खाड़ी देशों को लंबे समय से लगता रहा है कि अमेरिका में उनकी सुरक्षा और प्राथमिकताओं को जरूरी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन उनके अनुसार यह स्थिति इन देशों के लिए अमेरिका में अपना असर फिर से बनाने का एक मौका हो सकता है।
अगर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर काम करें तो भविष्य में मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में अमेरिका की पॉलिसी पर उनका इजराइल से भी ज्यादा असर हो सकता है। एंड्रियास क्रेग के अनुसार इन देशों के पास अभी मिलिट्री बेस, बड़े फाइनेंशियल रिसोर्स, एक मॉडर्न लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में असर और असरदार डिप्लोमेटिक रिलेशन है। लेकिन जो कमी लगती है वह है आपसी तालमेल। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन सभी में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं और इन बेस को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सुरक्षा ढांचे की नींव माना जाता है। और इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ईरान और अमेरिका का वॉर जो शांति समझौता में बदल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हलचल जो है वो तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट के देशों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में भी ये देश देख रहे हैं। अब आगे क्या होता है, अमेरिका और ईरान का बातचीत कितना आगे बढ़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है उसमें अमेरिका जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।